माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। शपथ ग्रहण। विदिशा निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित सदस्य सुश्री प्रीति कुशवाहा शपथ ग्रहण करें। आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप शपथ कौन सी भाषा में ग्रहण करेंगी? मैं शपथ हिंदी भाषा में ग्रहण करूंगी। मैं प्रीति कुशवाहा, जो युवा संसद की विदिशा क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। अब रायसेन निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित सदस्य श्री गौरव भदौरिया शपथ ग्रहण करें। आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? मैं प्रतिज्ञान करूंगा। आप प्रतिज्ञान कौन सी भाषा में करेंगे? मैं हिंदी भाषा में प्रतिज्ञान करूंगा। मैं गौरव सिंह भदौरिया, जो युवा संसद रायसेन क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर का प्रतिज्ञान लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। माननीय सदस्यगण, विगत सत्र के पश्चात हम सभी लोग पुनः यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी का यहाँ स्वागत है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जाने माने गायक और संगीतकार श्री भूपेन हजारिका का लंबी बीमारी के बाद 5 नवंबर 2011 शनिवार को शाम 4:30 बजे कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल मुंबई में देहांत हो गया। भूपेंद्र जी 85 वर्ष के थे। 29 जून 2011 से उनका इलाज चल रहा था। सांस लेने में परेशानी के कारण उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें संक्रमण हो गया और वो डायलिसिस पर थे। हजारिका जी पेशे से कवि, संगीतकार, गायक, अभिनेता, पत्रकार और लेखक थे। असम की समृद्ध लोक संस्कृति को गीतों के माध्यम से पूरी दुनिया में उन्होंने पहुंचाया। उनके निधन के साथ ही देश ने संस्कृति के क्षेत्र में एक ऐसी शख्सियत को खो दिया है
जो ढाका से लेकर गुवाहाटी तक में एक समान लोकप्रिय थे। उनके निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूर्ण क्षति हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भूपेन हजारिका जी के दुखद निधन पर मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक गायक के तौर पर भूपेन जी के मध्यम सुर की स्फूर्तिदायक आवाज के लिए उन्हें सदा याद किया जाता है और यही उनकी पहचान बनी। भूपेन जी ने अपना अंतिम गीत गांधी टू हिटलर फिल्म के लिए गाया, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन वैष्णो जन के लिए अपनी आवाज दी। असम के लोक संगीत से हिंदी फिल्मों में जादुई असर पैदा करने वाले ब्रह्मपुत्र के कवि भूपेन जी ने दिल हूम हूम करे और ओ गंगा बहती हो क्यों के लिए अपनी आवाज दी। वर्ष 1992 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार तथा वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। जैसा कि विलक्षण प्रतिभा के धनी लोगों की पहचान बचपन में ही हो जाती है, ऐसा ही कुछ था हमारे भूपेन हजारिका जी के साथ। संगीत के क्षेत्र में उनकी कमी हम सभी को सदा याद आती रहेगी। मैं स्वयं और अपने दल के सभी सदस्यों की ओर से उनके परिवार के प्रति गहन संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आप और सदन के माननीय नेता मुख्यमंत्री द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने स्वयं को भी सम्मिलित करता हूं। गुवाहाटी में जन्मे श्री भूपेन हजारिका वर्ष 1993 में असम साहित्य सभा के अध्यक्ष रहे। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आपसे जूनियर रहे। श्री भूपेन जी की लोकप्रियता भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी समान रूप से थी। भारतीय सिनेमा को भी अपने साहित्य व संगीत से प्रभावित करने का श्रेय भी उनको था। उन्होंने संगीत की शिक्षा भातखंडे संगीत अकादमी में गुरु विष्णु प्रसाद से प्राप्त की तथा बंगाली, असमिया तथा हिंदी भाषाओं में गीत गाए। भूपेन हजारिका को उनकी फिल्म रुदाली के संगीत के लिए वर्ष 1993 में जापान में आयोजित एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का अवार्ड मिला था। किसी भारतीय संगीतकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला यह पहला अवार्ड था। मैं शोक परिवार को अपनी संवेदनाएं भेजने में स्वयं एवं अपने दल को संयोजित करना चाहूंगा। अब सभी सदस्यगण भूपेंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट के लिए मौन के लिए खड़े होंगे। शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रमुख सचिव शोक संतृप्त परिवार को कार्यालय की ओर से शोक संवेदना संदेश भेजें। प्रश्न क्रमांक 1054 सुश्री रक्षा जायसवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या नगरीय निकाय मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी के भोपाल शहर को नर्मदा का जल प्राप्त होने में कितने वर्ष और महीने अभी और लगेंगे? प्रश्न क्रमांक 2, ग्रीष्म काल में पानी एक दिन छोड़कर प्रदाय किया जाता है और जब लाइन में टूट फूट होती है तो पानी 2 दिन तक उपलब्ध नहीं होता। नगर वासियों को पेयजल भी प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में आपका विभाग क्या कार्यवाही करता है? माननीय नगरीय निकाय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कथन सही है कि भोपाल के नगरवासियों को नर्मदा जल प्राप्त होने में विलंब अवश्य हो रहा है। इसका मुख्यतः कारण जल लाने में कुछ कानूनी अड़चने हैं। वर्तमान में ये सभी अड़चनें सुलझा ली गई हैं और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वर्ष 2012 के अंत तक सभी भोपाल वासियों को नर्मदा जल प्राप्त होगा। और माननीय सदस्य से मेरा पुनः निवेदन है कि हमारी सरकार भी यही चाहती है कि भोपाल वासियों को जल्द से जल्द नर्मदा का जल प्राप्त हो। क्रमांक 2, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, भोपाल शहर की पाइपलाइन काफी पुरानी है जो राजधानी के निर्माण पश्चात डाली गई थी, उसमें टूट फूट हो जाती है। फिर भी भोपाल के जिन स्थानों पर पेयजल प्रभावित होता है वहां टैंकरों के द्वारा जल प्रदाय किया जाता है।
पाइपलाइन सुधारने के समय भी उस दिन भी पेयजल की पूर्ति की जाती है और नगर वासियों को पेयजल विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। मंत्री जी, ये बताने का कष्ट करेंगे कि भोपाल की बड़ी झील का गहरीकरण और सफाई कार्य में शासन द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई? भोपाल शहर की बड़ी झील के गहरीकरण कार्य की योजना दीर्घकालीन है। यह कार्य वर्षा काल से पूर्ण किया जाया करेगा। इस हेतु धनराशि का प्रावधान प्रत्येक वर्ष बजट में किया जाएगा। इस वर्ष 2011-2012 में 10 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। प्रश्न क्रमांक 1021 सुश्री मिताली सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बैरागढ़ क्षेत्र में कुल कितने शासकीय और कितने अशासकीय हायर सेकेंडरी, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? प्रश्न 2, कितने अनुदान प्राप्त विद्यालय हैं? प्रश्न 3, अशासकीय अनुदान प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कितनी है तथा विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? माननीय शिक्षा मंत्री जी उत्तर दें। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी को अवगत कराना चाहता हूं कि क्रमांक 1, बैरागढ़ क्षेत्र में 2 शासकीय एवं 1 अनुदान प्राप्त अशासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल है। शासकीय हाई स्कूल 1 है, शासकीय मिडिल स्कूल 2 हैं, शासकीय प्राइमरी स्कूल 2 हैं, अशासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल 1 है, अशासकीय हाई स्कूल 2 हैं, अशासकीय मिडिल स्कूल 6 हैं। क्रमांक 2, बैरागढ़ क्षेत्र में अनुदान प्राप्त प्राइमरी स्कूल 1 है, अनुदान प्राप्त मिडिल स्कूल 2 हैं, अनुदान प्राप्त हायर सेकेंडरी स्कूल 3 है। क्रमांक 3, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को फिर से बताना चाहता हूं कि अशासकीय अनुदान प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त शिक्षक एवं स्टाफ की संख्या 30 है, जिसमें 1 प्राचार्य, 9 व्याख्याता, 6 उच्च श्रेणी के शिक्षक, 1 लैब असिस्टेंट, 1 व्यायाम शिक्षक, 6 सफाई कर्मचारी हैं। अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान के साथ साथ कक्षा 9 व 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या 735 है। प्रश्न क्रमांक 1043 सुश्री रुचि बरार। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भोपाल शहर के बैरागढ़ नगर वासियों के लिए वर्ष 2010-2011 में उनके विभाग द्वारा कितने नलकूप खुदवाए गए हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगी कि ग्रीष्म काल को देखते हुए बैरागढ़ नगर वासियों के लिए जल प्रदाय की क्या व्यवस्था की गई है? खुदवाए गए नलकूपों में से कितने नलकूप सफल रहे हैं और जो नलकूप यदि असफल रहे हैं तो उनके विभाग द्वारा पुनः उस स्थान पे कोई नलकूप खुदवाने का कार्रवाई की गई है? मंत्री जी से मैं यह भी जानना चाहूंगी कि विगत 5 वर्षों के दौरान प्रदेश में जल की काफी कमी रही है, तो अगर वह कमी रही है तो आपका शासन उसके लिए क्या कार्रवाई कर रहा है? माननीय लोक स्वास्थ्य मंत्री जी उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि बैरागढ़ क्षेत्र में कुल 25 नलकूप खुदवाए गए हैं। क्रमांक 2, अध्यक्ष महोदय, ग्रीष्म काल को देखते हुए विभाग द्वारा बड़े तालाब से जल आवर्धन योजना शुरू की गई है, जो कि जल प्रदाय करेंगे तथा जिसका निरीक्षण विभाग के एक सहायक यंत्री के अधीन किया गया है, जो कि यह देखेगा कि जल आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है अथवा नहीं। क्रमांक 3, माननीय अध्यक्ष महोदय, खुदवाए गए सभी नलकूप सफल रहे हैं, अतः असफल नलकूप के पुनः खुदवाए जाने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। क्रमांक 4, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि यह सही है कि प्रदेश में जहां जहां वर्षा कम हुई है इसे गांव में तालाब एवं कुएं खुदवाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जहां तक प्रश्न राजधानी भोपाल के निवासियों का है तो कोई विगत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई है, फिर भी शासन रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कराने हेतु प्रोत्साहित कर रहा है। मुझे पूर्ण आशा है कि शीघ्र नर्मदा का जल राजधानी के लोगों को मिलेगा। इस हेतु शासन सतत प्रयत्नशील है तथा धन की कमी आने नहीं देगा, क्योंकि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। प्रश्न क्रमांक 1032 सुश्री साजिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या गृह एवं परिवहन
मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे क्या ये सही है कि भोपाल और हबीबगंज रेलवे स्टेशनों पर पुलिस सिपाहियों द्वारा ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण रात्रि में ऑटो चालक यात्रियों को परेशान करते हैं एवं अत्यधिक भाड़ा वसूल करते हैं? प्रश्न 2, क्या प्रीपेड बूथ पर पुलिस सिपाहियों को तैनात किया गया है? क्या वे सही ढंग से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं? प्रश्न 3, क्या वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा अचानक जांच एवं निरीक्षण कराया जाता है? माननीय गृह एवं परिवहन मंत्री। अध्यक्ष महोदय, भोपाल और हबीबगंज दोनों रेलवे स्टेशनों पर एक 4 पुलिस सिपाहियों का स्टाफ ड्यूटी पर तैनात रहता है, जो रात दिन 24 घंटे अपनी सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कभी कभी ऑटो रिक्शा वाले रात्रि में यात्रियों को तंग अवश्य करते हैं, तो तत्काल पुलिस उन्हें दंडित भी करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुरक्षा व्यवस्था में यात्रियों को पुलिस का सहयोग प्राप्त नहीं होता। यात्री ऑटो किराया सूची न देकर मीटर से यात्रा करके मोल तोल करके ऑटो रिक्शा ले जाते हैं, जिसके कारण उन्हें कभी कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्रमांक 2, माननीय अध्यक्ष महोदय, भोपाल और हबीबगंज दोनों रेलवे स्टेशनों पर प्रीपेड बूथ की व्यवस्था की गई है। यदि यात्री सहयोग करेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ऑटो रिक्शा चालकों को मीटर से चलने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। क्रमांक 3, जी हाँ, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का दल रात्रि में निरीक्षण पर रहता है। यदि कोई पुलिस सिपाही ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है तथा उसे लाइन अटैच कर दिया जाता है। माननीय मंत्री जी, क्या ये सही है कि बूथ पर जो सिपाही पदस्थ रहता है और वह जब ऑटो चालक को किराए का भुगतान करता है तब उस किराए में से 5 रुपए की कटौती करके भुगतान करता है? माफ कीजिएगा माननीय सदस्य जी, लेकिन आपका यह कथन बिल्कुल भी गलत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ऑटो रिक्शा चालक पुलिस की झूठी शिकायतें करते हैं। माननीय मंत्री महोदय, अपनी जानकारी को जरा दुरुस्त कीजिए। एक गरीब ऑटो चालक भला पुलिस की झूठी शिकायत क्यों करेगा? अपनी बात पर जरा ध्यान दीजिए मंत्री महोदय। वाह वाह वाह, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मंत्री जी, विपक्ष की तो आदत है रोक लगाने, कोई नहीं मैं तो मंत्री जी के पीछे पड़ गए। अब आपके पास कोई उत्तर नहीं बचा तो आप हमें पे आरोप लगाएंगे आपकी पुलिस की मिली भगत है इसमें। आप मंत्री हैं, यहाँ बैठे, आपको क्या पता? उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने तो कभी ऑटो में सफर किया ही नहीं। इनके पास तो धन की कोई कमी नहीं है। वाह 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 मंत्री जी, हम आप ही करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं और आप कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को यह याद दिलाना चाहूंगी कि बात हो रही है आज भी भारतवर्ष में 80% लोग ऑटो से सफर करते हैं और बात उनकी सुविधा के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर चर्चा करें, ना कि आप भी और हमारी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी लगता है अखबार नहीं पढ़ते, उन्हें नहीं पता कि पुलिस सच बोलती है या झूठ। आज मीडिया उजागर कर रहा है पुलिस वालों को, अखबार में आप अखबार पढ़ा करें कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस ऐसा क्यों करेगी? पुलिस तो मुजरिमों को सजा सुनाती है। पता है आपके पुलिस कर्मचारी कितने मुस्तैद हैं, जरा देख तो लीजिए अपनी कानून व्यवस्था। वाह वाह वाह, पर उपदेश कुशल बोलते रहे। इससे पहले जब आप लोगों की सरकार थी तब कोई शिकायत नहीं थी, अब हमारी सरकार आई तो शिकायतें होने लगी। नीचे बैठ जाइए। आरोप लगाने के अलावा आप कुछ काम नहीं करते। सही होते तो वहां नहीं होते, यहाँ होते। बैठिए, लोक स्वास्थ्य मंत्री बैठिए। आप लोग यहाँ इस तरह झगड़ने के लिए आए हुए हैं, एक सब क्या हो रहा है? सदन की मर्यादा बनाए रखें, नहीं तो मुझे मार्शल का सहारा लेना होगा। प्रश्न क्रमांक 1065, सुश्री कृतिका माथुर। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या स्वास्थ्य मंत्री है बताने की कृपा करेंगे कि जिला उज्जैन में सन 2011 और सन 2012 में कितने नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित किए गए तथा उन स्वास्थ्य केंद्रों पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई? क्रमांक 2, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस दिनांक को पूर्ण हुए? क्या शासन में किसी मंत्री ने इनका लोकार्पण किया? यदि हाँ तो किस दिनांक को किया? क्रमांक 3, मंत्री जी, क्या यह सही है कि इन 4 केंद्रों में से एक केंद्र प्रारंभ ही नहीं हुआ जिस कारण वहां के नागरिकों में जनमानस की क्षति हुई है? मंत्री क्रमांक 4, इन स्वास्थ्य केंद्रों का प्रारंभ होने में हुए विलंब के लिए दोषी अधिकारियों पर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि जिला उज्जैन में 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित कराए गए।
जिन पर कुल धनराशि 40 लाख रुपए व्यय की गई है। क्रमांक 2, ये सभी क्रेन दिसंबर 2010 में पूर्ण हुए था। इन क्रेनों का उद्घाटन स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया गया था, जो 26 जनवरी को किया गया था। जी हाँ, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजली एवं पानी की समस्या के कारण नहीं प्रारंभ हो पाया था। इस क्रेन का उद्घाटन 15 अगस्त को किया गया था। अक्टूबर 2011 में बिजली की व्यवस्था हो गई है तथा किसी भी प्रकार की जनधन की हानि नहीं हुई है। क्रमांक 4, अध्यक्ष महोदय, इस स्वास्थ्य केंद्र के लिए प्रारंभ में 200 फीट नलकूप का खनन कराया गया था, किंतु पानी उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके लिए दूसरे स्थान पर खनन कराया गया है। वर्तमान में इस स्वास्थ्य केंद्र पर वायु चिकित्सा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य चिकित्सा का सुविधा प्रारंभ है। विलंब के लिए किसी को भी दोषी नहीं पाया गया। पत्रों का पटल पर रखा जाना। वित्त मंत्री सुश्री सोनम चतुर्वेदी। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड 2 के अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष कर सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 के खंड 2 के अपेक्षानुसार शासन के वित्त एवं विनियोग लेखे वर्ष 2011-2012 को सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। गृह एवं परिवहन मंत्री श्री दिशांत शर्मा। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनीज एक्ट 1956 की धारा 51 की उपधारा 4 की अपेक्षानुसार मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2010 व 2011 को पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। शिक्षा मंत्री श्री निकेतन चौरसिया। अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1991 की धारा 17 के अपेक्षा अनुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर दिनांक 30 जून 2011 समाप्त होने वाले वर्ष का प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री अंकुश वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है। आए दिन भोपाल में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका मूल कारण यातायात की व्यवस्था सुचारू ढंग से न होना है। प्रतिदिन राजधानी के समाचार पत्रों में हमें यह पढ़ने को मिलता है कि किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो कोई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है। भोपाल की सड़कों का विस्तार व उन्नयन न करते हुए भोपाल यातायात पुलिस जगह जगह डिवाइडर लगाकर यातायात के सुगम आवागमन में व्यवधान उत्पन्न कर रही है। दुर्घटना का मुख्य कारण दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट न लगाना, कार चालकों द्वारा कार चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बात करना है। इतना ही नहीं, यातायात पुलिस द्वारा वसूली जाने वाली राशि का यातायात की व्यवस्था पर सुधार न किए जाने के कारण चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित होती है, जिस कारण से लोगों को कार्यालयों में पहुंचने, अस्वस्थ लोगों को अस्पताल में पहुंचने और छात्र छात्राओं का स्कूल और कॉलेजों में पहुंचना, देरी से पहुंचना आम बात हो गई है। वहीं मिनी बस चालकों द्वारा आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण तेज रफ्तार से मिनी बस चलाना आम बात है, जिसका कि यातायात पुलिस का जिस पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। इस कारण से राजधानी में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस कारण से राजधानी निवासियों में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी भोपाल की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुचारू एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राजधानी की प्रमुख सड़कों को 4 लाइन में विकसित किया जा रहा है। रोशनपुरा चौराहे से लाल घाटी तक दोहरी सड़क निर्माण किया जा रहा है तथा एमपी नगर से न्यू मार्केट तक सड़क का दोहरीकरण कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक चौराहों पर बनी रोटरियां जो 20 और 30 मीटर में बनी थीं, उन्हें छोटे आकार में आवश्यकता के अनुरूप किया जा रहा है। ज्योति टॉकीज से न्यू मार्केट के मध्य पड़ने वाली महाराणा प्रताप रोटरी एमपी नगर चौराहे पर अंबेडकर जी की रोटरी को छोटा कर दिया गया है तथा व्यापम चौराहा तथा शिवाजी वाली रोटरी को छोटा किया जा रहा है। क्रमांक 2, अध्यक्ष महोदय, प्रमुख सड़कों के मध्य
जहां जहां दीवार के रूप में बने डिवाइडरों को आयरन बार में छोटा किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, सड़कों पर डामर या सीमेंट के स्पीड ब्रेकर में लाइट वाले स्पीड ब्रेकर लगाए जा रहे हैं। सड़कों के किनारों पर तथा फुटपाथों के पेड़ों पर रात्रि में चमकने वाली लाल लाइटें तथा लाल रंग के स्टिकर लगाए गए हैं, जो यातायात व्यवस्था में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि दिनों दिन राजधानी में वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना अनिवार्य किया जा चुका है तथा वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट वाहन चलाता हुआ पाया जाता है तो चालान कर 50 रुपए का दंड वसूला जाता है तथा वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे 1500 रुपए का दंड देना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि मिनी बस चालकों द्वारा यदि प्रतिस्पर्धा करते हुए पकड़े जाने पर उसका परमिट रद्द किए जाने की कार्यवाही की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यातायात व्यवस्था को सुगम और सुदृढ़ बनाने हेतु हाल ही में प्रमुख और व्यस्तम चौराहों पर कैमरे लगाने की व्यवस्था की जा रही है। इन प्रयासों के फलस्वरूप विगत वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं का जो आंकड़ा था उसमें तथा दुर्घटनाओं की संख्या में मृत्यु का जो आंकड़ा था उसमें भारी कमी हुई है। अध्यक्ष महोदय, यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई से प्राप्त शमन शुल्क की राशि नियम अनुसार शासकीय कोष में जमा की जाती है तथा इस राशि का 50% भाग सड़क सुरक्षा कोष में आवंटित किया जाता है, जिसका उपयोग यातायात के विकास पर व्यय किया जाता है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना कदापि सही नहीं है कि यातायात पुलिस द्वारा वसूली गई राशि का उपयोग यातायात सुधार के लिए नहीं किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक चक्का जाम की बात सदस्य महोदय ने कही है, मैं इस संबंध में स्पष्ट करना चाहूंगा कि जाम का कारण यातायात व्यवस्था न होकर अन्य कारण है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण अतिक्रमण है। दूसरा कारण लोडिंग ऑटो दुकानदारों का सामान ढोते समय सड़कों पर यातायात को रोकते हैं, जिससे जाम लगने की स्थिति बन जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राजधानी भोपाल की यातायात व्यवस्था सर्वोत्तम, सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित है तथा शहर के निवासियों में किसी प्रकार का ना तो भय है और ना ही जन आक्रोश है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि शहर का वातावरण पूर्ण रूप से सामान्य है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माह जनवरी 2012 से ही आप देख लीजिए कि राजधानी के समाचार पत्रों में आए दिन 1 या 2 मृत्यु समाचार अवश्य होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वसूली गई राशि की 50% राशि यदि यातायात के विकास पर खर्च की जाती है तो वर्ष 2011 में यह राशि कहां-कहां खर्च की गई है? वह राशि खर्च करने का निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि यातायात समिति के अनुसार यातायात के सुधार कार्य किए जाते हैं। आज इन दुर्घटनाओं का जो मुख्य कारण है वह युवा वर्ग है, जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसके लिए समय समय पर मेरे विभाग द्वारा उन्हें हिदायतें भी दे दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप तो पुराने भी हैं और अनुभवी भी। क्या कभी आपके ध्यान में यह नहीं आया कि यातायात समिति की बैठक में युवा सांसद को भी आमंत्रित कर लिया जाए? इस समिति के सदस्य कौन कौन हैं और इसकी बैठकें कब कब होती है? कृपया यह भी स्पष्ट करें। मुख्यमंत्री जी, आपको इस विषय में कुछ कहना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं ये बताना चाहूंगा कि उनका कहना तो पूर्णतया सही है, किंतु पहले ये सभा संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में प्रत्येक माह आयोजित होती थी, किंतु पूर्व शासनकाल जो कि इनका था, निज व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया था। मेरे शासनकाल में मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि यातायात समिति पुनः गठित की जाए और प्रत्येक संभाग में गठित की जाए, जिसके अध्यक्ष संभाग के आयुक्त होंगे, जिसकी बैठक प्रत्येक माह की 15 तारीख को और अगर उस दिन अवकाश हुआ तो उसके अगले दिन होगी। संभाग के आयुक्त इसके अध्यक्ष होंगे और इसके अन्य सदस्य इस प्रकार होंगे: जिला कलेक्टर, परिवहन आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, नगर वाहन सेवा के अध्यक्ष, ट्रक ऑनर्स के अध्यक्ष और युवा संसद का सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगले वित्तीय वर्ष में यातायात समिति का गठन पूरा कर लिया जाएगा। माननीय सदस्य, जहां तक बात आपकी है, आपको मैं कैसे छोड़ सकता हूं? आप इस समिति में होंगे ही। अध्यक्ष महोदय,
माननीय मंत्री जी से जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। माननीय मंत्री जी, आप बस केवल इतना बता दीजिए कि वसूली गई राशि की 50% राशि भोपाल शहर में विगत वर्ष कहां-कहां खर्च की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उनके द्वारा चाही गई जानकारी को उनके निवास पर भिजवा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करें। अनुमति है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि दिनांक 23 जनवरी को मेरे वाघमुगलिया क्षेत्र में रेत से भरे एक ट्रक ने एक पिता और उसके जवान बेटे को कुचल दिया था। उनके परिवार में 2 जवान बेटियां, उनकी मां और नानी ही है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अंत परिवार के भरण पोषण हेतु उनके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की घोषणा आप सदन में करें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना सही है। ऐसे परिवार जिनके लिए भरण पोषण का कोई उपयुक्त साधन नहीं है, उन्हें आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह तभी हो सकता है जब न्यायालय इस चीज का आदेश दे। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आर्थिक सहायता देने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, न्यायालय के निर्णय में तो बहुत समय लगता है, इसलिए ऐसे प्रकरणों में माननीय मंत्री जी आज ही घोषणा करें कि उनके परिवार को आर्थिक सहायता दें। अध्यक्ष महोदय, पुलिस के ऐसे प्रकरणों में न्यायालय आर्थिक सहायता देने का आदेश प्रायः देते हैं, इसलिए उनके परिवार को न्यायालय निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी। इसलिए सदन में तत्काल आर्थिक सहायता देना संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उनके परिवार में ऐसा कोई नहीं बचा है जो परिवार का भरण पोषण कर सके। मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं सदन से वॉकआउट करता हूं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नए मंत्री का परिचय कराएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्री का मैं आपसे परिचय कराता हूं। श्री सईद हिजर आलम जी, राजस्व मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। सदन की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति। निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 216 धार की सदस्य सुश्री कविता श्रीवास्तव ने अपनी बहन की शादी हेतु नियम 116(1) के अधीन मुझे एक सप्ताह सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति का आवेदन भेजा है। क्या सदन की इच्छा है कि सुश्री कविता श्रीवास्तव को इस सत्र की बैठकों से एक सप्ताह अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाए? अनुमति प्रदान की जाती है। सभापति तालिका की घोषणा। फरवरी-मार्च 2012-2013 सत्र हेतु मैं सभापति तालिका हेतु नाम निर्दिष्ट करता हूं। पक्ष से श्री शाहरुख खान, सुश्री पूजा सिंह, विपक्ष से श्री आशीष प्रसाद, श्री विकास तिवारी। प्रतिवेदनों की प्रस्तुति। श्री आशीष प्रसाद, सभापति लोक लेखा समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति लोक लेखा समिति की ओर से प्राधिकृत किए जाने पर समिति का 21वां प्रतिवेदन सिविल तथा 18 प्रतिवेदन राजस्व प्राप्तियां सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। सुश्री पूजा सिंह, सभापति प्राक्कलन समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति प्रकलन समिति की ओर से प्राधिकृत किए जाने पर समिति का 20वां एवं 21वां प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूं। श्री शाहरुख खान, सभापति सरकारी उपक्रम संबंधी समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति सरकारी उपक्रमों संबंधित समिति की ओर से प्राधिकृत किए जाने पर समिति का 16वां एवं 17वां प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं।
याचिका प्रस्तुतिकरण सुश्री पूजा सिंह, सदस्य युवा संसद। अध्यक्ष महोदय, मैं ग्वालियर जिला के तहसील गिर एवं डबरा के कतिपय ग्रामों में ओलावृष्टि हो जाने से वहां के किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई, जिस कारण उन किसानों की आर्थिक दशा अत्यंत ही दयनीय हो गई है तथा उनके समक्ष जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया है। इस तारतम्य में कुछ किसानों द्वारा आत्महत्या जैसे कदम उठाए गए हैं, अतः उनके परिवार के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता दिए जाने एवं ऋणों को माफ करने हेतु याचिका प्रस्तुत करती हूँ। याचिका प्रस्तुत हुई। मैं इस याचिका को याचिका समिति को प्रतिवेदन भेजने हेतु भेज रहा हूँ। समितियों के चुनाव के लिए प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्री सुश्री सोनम चतुर्वेदी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ कि वर्ष 2012-2013 हेतु लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधित समितियों के सदस्य हेतु माननीय सदस्य निर्वाचन हेतु अग्रसर हूँ। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि सभा के सदस्यगण युवा संसद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी प्रक्रिया के नियम 215 के उपनियम 1 द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2012-2013 हेतु लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य हेतु सदन के माननीय सदस्यगण निर्वाचन के लिए अग्रसर हों। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। समितियों के निर्वाचन की तिथि, नामांकन की तिथि तथा नाम वापसी की तिथि पत्रक भाग 2 द्वारा सभी माननीय सदस्यों को अवगत करा दी जाएगी। सदन की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 1 मार्च 2012 के 11 बजे तक स्थगित की जाती है। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग। विंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय